हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 13। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 13। तो दोस्तों, सवाल नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों का मतलब होता है कि वह एक प्रकार से वह आकृति जिसके अंदर बहुत भुजाएं होती है, जैसे 6 भुजाएं हो सकती है, 7 भुजाएं हो सकती है, 8 भुजाएं हो सकती है। तो इस प्रकार से समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यहाँ पर ए समुच्चय है जिसके अंदर सभी बहुभुज शामिल है। उसके अंदर चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है, सप्तभुज भी हो सकता है, सभी बहुभुज शामिल है। तो इस प्रकार से ए हमारा समुच्चय है जिसके अंदर सभी बहुभुज शामिल है। में संबंध आर, यहाँ पर P1 का संबंध P2 के साथ तभी है जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर, यह एक संबंध आर है, तुल्यता संबंध है। तो हमें इस संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। और हम जानते हैं कि जो संबंध समतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक भी होता है, उसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तो हमें इस आर संबंध को समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है, तब हम कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। फिर आगे पूछा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की, तीनों भुजाओं की माप है 3, 4 और 5। अब किसी की कोई भी हो सकती है। तो समकोण है तो कर्ण की तो होगी 5 और लंब आधार की होगी 3 और 4 की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज ए से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे। तो आइए करते हैं इसका हल। तो समुच्चय है अपना ए समुच्चय क्या है? समस्त बहुभुज है इसके अंदर। तो लिखिए समुच्चय ए के अंदर है समस्त बहुभुज, समस्त बहुभुज। तो इस प्रकार से ए समुच्चय के अंदर समस्त बहुभुज शामिल है। अब अपना संबंध आर है, यहाँ पर आर संबंध कि P1 का संबंध P2 के साथ तब है जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इस प्रकार ये समुच्चय है और ये संबंध आर है अपना। अब जांच करेंगे, अब सिद्ध करेंगे सौतुल्य। तो हम जानते हैं कि सौतुल्य संबंध कौन सा होता है कि वह संबंध जब समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होता है तो उस संबंध को कहते हैं सौतुल्य संबंध। और यहाँ पर हम देखते हैं कि समुच्चय क्या है अपना? समस्त बहुभुजों का। तो सौतुल्य होने के लिए ए का ए के साथ संबंध होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यह बात प्रत्येक अवयव पर लागू होनी चाहिए। और संबंध है, समुच्चय है अपना, समुच्चय समस्त बहुभुज। और संबंध है अपना कि P1 का संबंध P2 के साथ तब है जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर ए का ए के साथ संबंध कब होगा? जब ए तथा ए में भुजाओं की संख्या समान है। ए तथा ए में भुजाओं की संख्या तो हम जानते हैं कि कोई भी जैसे बहुभुज मान लेते हैं, उसकी भुजाओं की संख्या उसके खुद के तो बराबर होगी। जिस प्रकार से हम मान लेते हैं ये है अपना एक षटभुज, तो इस षटभुज की भुजाओं की संख्या इसके खुद के तो बराबर होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए उसका खुद के साथ संबंध होगा। क्यों? क्योंकि उसके भुजाओं की संख्या उसके खुद के बराबर तो होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव के लिए उसका खुद के साथ संबंध होगा और यह बात प्रत्येक अवयव पर लागू होगी। अतः यह एक सौतुल्य संबंध है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर में ए का ए के साथ संबंध है, अर्थात प्रत्येक अवयव का उसके खुद के साथ संबंध है। फॉर ईच, ये फॉर ईच लगाना अनिवार्य है। फॉर ईच का मतलब होता है प्रत्येक, अर्थात प्रत्येक ए बिलोंग करता है हमारे समुच्चय, अर्थात ए का ए के साथ संबंध है, अर्थात प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है। और वह अवयव कहाँ से बिलोंग करेगा? वह केवल और केवल हमारे समुच्चय ए से बिलोंग करेगा।
अतः अतः दिया गया संबंध समतुल्य है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य है। अब सिद्ध करेंगे सम्मित। और हम जानते हैं कि सम्मित का संबंध क्या होता है कि जब किसी संबंध में ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ए का संबंध बी के साथ होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए तथा बी की भुजाओं की संख्या समान है। ए तथा बी की भुजाओं की संख्या समान है। क्योंकि यहाँ पर P1 का संबंध P2 के साथ तभी है जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो A का B के साथ संबंध तभी होगा जब A तथा B की भुजाओं की संख्या समान होगी। तो सम्मित संबंध होने के लिए B का संबंध भी A के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर B का संबंध भी A के साथ होगा। क्यों? क्योंकि B का A के साथ संबंध का मतलब है कि B तथा A में भुजाओं की संख्या समान है। B तथा A की भुजाओं की संख्या समान है। संख्या समान है। तो ये दोनों कथन तो एक ही है, जैसे ए तथा बी की भुजाओं की संख्या समान है या बी तथा ए की भुजाओं की संख्या समान है, बात तो एक ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर एक सम्मित संबंध है। क्यों? क्योंकि जब ए का संबंध बी के साथ होगा तो बी का संबंध भी ए के साथ होगा और यह बात प्रत्येक अवयव पर लागू होगी। तो इस प्रकार यह संबंध एक सममित संबंध भी है। तो लिखेंगे सममित के लिए, तो लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर में जब ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होगा। फॉर ईच लगाना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि प्रत्येक ए और बी का मान बिलोंग करेगा हमारे समुच्चय ए से। अतः दिया गया संबंध आर एक सममित संबंध है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, सम्मित भी है। अब सिद्ध करेंगे संक्रामक। और हम जानते हैं कि संक्रामक संबंध कौन सा होता है कि जब किसी संबंध में ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है। पहले ये दो कंडीशन लागू होनी चाहिए कि ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ, तब ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए, तब तो वह संबंध संक्रामक होता है, अन्यथा वह संक्रामक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ए का संबंध बी के साथ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए तथा बी में भुजाओं की संख्या समान है। ए तथा बी में भुजाएं समान है, क्योंकि हमारा संबंध यही कहता है कि जब P1 का संबंध P2 के साथ तब होगा जब P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। तो A का संबंध B के साथ तब होगा, यहाँ पर A और B कोई अवयव है, तो इस प्रकार A का संबंध B के साथ तब है जब A तथा B में भुजाओं की संख्या समान है। तो और B का संबंध C के साथ तब होगा जब B तथा C में भुजाओं की संख्या समान है। तो संक्रामक सिद्ध होने के लिए A का संबंध भी C के साथ होना चाहिए और A का संबंध C के साथ, यानी A तथा C में भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर A तथा B में भुजाओं की संख्या समान है और B तथा C में भुजाओं की संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि A तथा C में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, अतः A का संबंध भी C के साथ होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक संक्रामक संबंध है। क्यों? क्योंकि जब A का संबंध B के साथ है और B का संबंध C के साथ है तो यहाँ पर A का संबंध भी C के साथ सिद्ध हो रहा है, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। तो लिखेंगे संक्रामक के लिए, तो लिखेंगे चूंकि संबंध R में
जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है तो ए का संबंध भी सी के साथ होगा। फॉर ईच ए बी और सी के मान बिलोंग करते हैं समुच्चय ए से अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और हम जानते हैं कि जो संबंध समतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक भी होता है उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। अतः हम कह सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि संबंध R एक समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि R एक तुल्यता संबंध है। आगे कहता है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज ए से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब दिया अपना समुच्चय ए। अब ए समुच्चय है अपना भुजाओं 3, 4 और 5 की लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ पर ए समुच्चय के अंदर है अपना 3, 4 और 5 और 5 लंबाई वाली 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार अब समुच्चय ए दिया है अपना 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। अब पूछा है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय ए है तो इसके अंदर सभी अवयव हैं। तो अवयव क्या है अपना 3, 4 और 5 लंबाई के भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। तो ये इसके अंदर सभी अवयव है का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इन सभी का समुच्चय का अवयव होगा अपना सभी त्रिभुज। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 13। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।